अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम अपने रिवीजन सेशन के डिफरेंट लेक्चर्स से गो थ्रू कर रहे हैं और आज हमने जो रिव्यू करना है दैट इज़ चैप्टर, आज और कल का हमारा एजेंडा जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का हमारा चैप्टर है। हम इसका ओवरव्यू लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारे सिलेबस का, जैसे हमने पढ़ते हुए भी देखा था, सबसे लेंथी चैप्टर है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है, डेप्थ, गहराई, कॉम्प्लिकेशंस कम है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा सीखने हैं और उनको मेमोराइज़ करना है। आई रिपीट, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। और पास पेपर के लिहाज से ये हमारा अहम तरीन चैप्टर्स में से एक है। ये वाहिद टॉपिक है मुझे लगता है पूरे सिलेबस में जिसमें कहीं पे भी ज़ीरो नंबर नज़र नहीं आ रहे, हर अटैम्प्ट में सवाल आ रहा है। बल्कि रीसेंट ट्रेंड में ये सेक्शन ए में सवाल नज़र आना शुरू हुआ। इससे पहले ये हमेशा सेक्शन बी का सवाल होता था। प्रोसेस कॉस्टिंग हमेशा 15, 18, 20 नंबर का सेक्शन बी का सवाल रहा है, लेकिन दो रीसेंट अटैम्प्ट में इसको सेक्शन ए में भी एग्जामिनर ने टेस्ट किया। तो ये अगेन ये इस चीज़ की निशानदही एग्जामिनर कर रहा है कि भाई टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जामिनर के पास। सेक्शन ए, सेक्शन बी में कोई सवाल गारंटी नहीं है कौन सा टॉपिक किस सेक्शन में टेस्ट होगा। तो एक रही सही कसर वो प्रोसेस कॉस्टिंग की रह गई थी, जो कंसिस्टेंटली वो सेक्शन बी में चल रहा था। इसने पिछली दो टाइम में उसका भी जो कहते हैं ना कटाकटी निकाल दिया, ख़त्म कर दिया कि भाई इस पर भी अब फिक्स नहीं है, ये भी सेक्शन ए में भी जा सकता है। अच्छा, ये प्रोसेस अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था। ये एक सर्टन किस्म की इंडस्ट्रीज जिसमें मैस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। और हमने प्रोसेस अकाउंट को प्रोसेस कॉस्टिंग को प्रोसेस अकाउंट के थ्रू बनाना सीखा था। एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में बाज़ का एग्जामिनर सर्टन वर्किंग्स भी मांगता है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स या वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, और कभी प्रोसेस अकाउंट भी उसके साथ मांग रहा होता है, और कभी प्रोसेस अकाउंट की जगह वो सिर्फ जनरल एंट्रीज मांग लेते हैं। तो हमें हर तरह के सवाल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हमें स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, हमें प्रोसेस अकाउंट भी आ सकता है जिनके लिए स्टेटमेंट्स हमारी वर्किंग में चले जाती हैं, हमें जर्नल एंट्रीज भी बनाने को कहा जाता है, वहाँ पे भी वो स्टेटमेंट हमारी वर्किंग के तौर पे ही काम आएंगी। कोई जर्नल एंट्रीज के लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए, वैल्यूज़ आपकी उन स्टेटमेंट से ही निकलेंगी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन है, वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस अकाउंट हमने सीखा था जिन्हें बनाना कि 2 कॉलम डेबिट, 2 कॉलम क्रेडिट, क्वांटिटी एंड वैल्यूज़ दोनों हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको याद करा दूं कि एक और चीज़ हमने जो सीखी थी कि अगर प्रोसेस अकाउंट हमसे ना मांगा जाए तो हमें फिर एक डॉक्यूमेंट बनानी पड़े, एक वर्किंग बनानी पड़ती है, क्वांटिटी शेड्यूल। और क्वांटिटी शेड्यूल क्या होता है? ये जनाब आपका क्वांटिटी शेड्यूल बन जाता है। आप सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में से वैल्यू का कॉलम उड़ा दो तो ये आपकी क्वांटिटी शेड्यूल की वर्किंग बन जाती है। और क्वांटिटी शेड्यूल का वाहिद मकसद क्या होता है भाई? एबनॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यू को एस्टैब्लिश करना। क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन में हमें इनपुट कितने यूनिट डाले गए बताए गए होते हैं, आउटपुट कितने यूनिट्स निकले बताए गए होते हैं। हमें क्वांटिटी शेड्यूल की जरूरत प्राइमरली पड़ती है एबनॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यू निकालने के लिए। और अगर क्वेश्चन में लॉस का जिक्र ही नहीं है, जैसे एक सवाल हमने कहीं किया था उसमें क्वेश्चन में तो लॉस का जिक्र ही नहीं था, लॉस का जिक्र नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस भी नहीं आएगा, और जब एबनॉर्मल लॉस नहीं आ रहा तो हमें क्वांटिटी शेड्यूल की जरूरत वहां पे नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी शेड्यूल सिर्फ एक सूरत में बनाते हैं जब क्वेश्चन में लॉसेस का जिक्र हो, तो वहां पे हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल, लॉस या गेन क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, क्विकली इनसे वॉक थ्रू करते जाते हैं। हर प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में वी विल बी फेसिंग विद मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज। एक नॉर्मल लॉस होता है जिसको हम एक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं। नॉर्मल लॉस के साथ ही हमारे पास एक एक्सपेक्टेड आउटपुट की वैल्यू की कंपटीशन आ जाती है, विच इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। फिर हमने एक टर्म एबनॉर्मल लॉस की पढ़ी थी कि जब हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो जाए तो जो एक्सेस लॉस है हम उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और यहाँ पे बेटा एक चीज बड़ी क्लियर थी, लॉस इज अ लॉस। मतलब हमने 100 यूनिट डाले, 10 यूनिट खराब हो गए तो खराब यूनिट हो गए, सारे एक तरफ पड़े हुए हैं। अब उसमें से नॉर्मल और एबनॉर्मल की डिफरेंशिएशन है सिर्फ अकाउंटिंग के लिए होती है भाई, कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कुछ और है, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कुछ और है। फिजिकली उन 10 यूनिट्स में कोई फर्क नहीं है, जिनका कम नुक्स है वो नॉर्मल है, जिनमें ज्यादा नुक्स है वो एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं। सारे यूनिट खराब का मतलब खराब। 10 यूनिट्स में नॉर्मल भी शामिल है, 10 यूनिट में एबनॉर्मल भी शामिल है। फर्क हमें करने की जरूरत पड़ती है सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। फिजिकली देयर इज नो डिफरेंस, फिजिकल यूनिट सारे खराब यूनिट्स एक जगह पड़े हैं। अब 10 में से 5 नॉर्मल है, 5 एबनॉर्मल है, शायद अकाउंटिंग में फर्क है, फिजिकल कोई फर्क नहीं, याद रखिएगा। तो एबनॉर्मल लॉस
जो आपके अगर यूनिट्स लॉस एक्सेस हो गए हैं नॉर्मल से, तो जो एक्सेस यूनिट्स हैं एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, उनको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। इसको अलहदा मेजर करना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि इनकी काउंटिंग ट्रीटमेंट फ़र्क होती है। एबनॉर्मल लॉस आउटपुट के डिफरेंस से भी निकाला जा सकता है। यहीं पे एक टर्म एबनॉर्मल गेन भी हमने सीखी थी। जब एक्चुअल लॉस आपका नॉर्मल लॉस से कम हो जाए तो हम कहते हैं ये हमें एबनॉर्मल गेन हो गया है। हम ये नहीं कहते लॉस कम हो गया, हम कहते हैं हमें फ़ायदा हो गया है, गेन हो गया है। इसको अलहदा से मेजर करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी हमें अलहदा से देखनी पड़ती है। क्या ट्रीटमेंट है आगे चल के उसका भी मैं रिफ्रेशर आपको, रिव्यू आपको दे दूंगा। अच्छा, इसके रेफरेंस से हमने फिर कॉस्ट पर यूनिट के 3 सिनेरियोज पढ़े थे। हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे कॉस्ट पर यूनिट के प्रोसेस कॉस्टिंग में। एक, जब लॉस यूनिट्स सेलेबल ना हो तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक, जब लॉस यूनिट सेलेबल है तो कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला क्या है। और तीसरा, लॉस यूनिट्स पे अगर डिस्पोजल कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला क्या है। इसमें जो चीज़ आपकी तवज्जो तलब है वो भाई ये है, स्क्रैप वैल्यू लेस करनी है तो सिर्फ नॉर्मल लॉस की, डिस्पोजल कॉस्ट अगर ऐड करनी है तो सिर्फ नॉर्मल लॉस की। और यहाँ से इस फार्मूले के साथ साथ आप इसको प्रोसेस अकाउंट से भी लिंक कर सकते हो। प्रोसेस कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रही है। प्रोसेस कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस हो रही है तो ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाती है। इसी तरह प्रोसेस कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट के डेबिट पे आई। अगर इसमें डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऐड हो रही है, इसका मतलब डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अकाउंट के रेफरेंस से भी हम रिकॉल कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो ये 3 फार्मूलाज हैं, हमें कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से इनको याद रखना है। एबनॉर्मल लॉस के रेफरेंस से हमने इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट जो सीखी थी कि हम एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को अलहदा से मेजर करते हैं, प्रोसेस अकाउंट में अलहदा से मार्क करते हैं और इनको भी फिनिश गुड्स की तरफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड पे रिकॉर्ड किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड पे रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें एक एडिशनल तवज्जो आपको दिलाई जा रही है इस पॉइंट में कि भाई अगर इंस्पेक्शन, फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड से क्या मुराद है, कॉस्ट इनकर्ड से क्या मुराद है कि अगर इंस्पेक्शन प्रोसेस के एंड पे है तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस यूनिट की कॉस्ट बराबर होगी फिनिश गुड्स यूनिट के बराबर। और इससे अदरवाइज भी निकाल लेते हो कि अगर इंस्पेक्शन एंड से पहले है तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस यूनिट की फिनिश गुड के मुकाबले में कॉस्ट कम होगी, प्रोपोर्शनेट होगी, क्योंकि वो पार्शली फिनिश गुड्स हैं, उनको हम उस हिसाब से वैल्यू करेंगे। ठीक है जी। सो एबनॉर्मल लॉस हमारी इनएफिशिएंसी है, कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसी है और इनकम स्टेटमेंट में एज कॉस्ट इसको चार्ज किया जाता है। और बिल्कुल मिरर कर लो तो एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट बन जाती है। मिरर कर लो तो एबनॉर्मल गेन बन गया। इनकी वैल्यूएशन भी वैसे ही की जाएगी जैसे एबनॉर्मल लॉस की इंस्पेक्शन स्टेज से लिंक करके वैल्यूएशन की जाती है। बिल्कुल इसी तरह एबनॉर्मल गेन यूनिट्स को भी इंस्पेक्शन स्टेज से लिंक करके इनको मेजर किया जाएगा और इनको इनकम स्टेटमेंट में एज इनकम ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये एबनॉर्मल लॉस और गेन की कहानी थी। इसको स्क्रैप वैल्यू से रिलेट करके उसका भी ओवरव्यू मैं आपसे शेयर कर लूंगा थोड़ा आगे चल के। फिर हमने प्रोसेस काउंटिंग में एक और बात भी सीखी थी कि हम बाज़ हमें प्रोसेस 1 के अकाउंट्स बनाने को कहा जाता है, बाज़ प्रोसेस 2 के अकाउंट बनाने को कहा जाता है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस के अकाउंट जब बनाने को कहा जाता है तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस में एक मटेरियल यहाँ से आउटपुट वो आती है और फिर यहाँ पे फर्दर मटेरियल भी ऐड हो रहा होता है। हमने इसके रेफरेंस से सीखा था कि इस प्रोसेस के जब अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम समझते हैं ये प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट में 2 मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं। एक जो इसकी आउटपुट है वो इसके लिए तो फिनिश गुड है, लेकिन इसकी वो इनपुट मटेरियल रॉ मटेरियल बन जाता है। तो हम कहते हैं ये प्रोसेस 2 में 2 रॉ मटेरियल हैं, एक ये रॉ मटेरियल 1 है, ये रॉ मटेरियल 2 है। हम इसके हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से अपनी कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग बनाते हैं। अच्छा, इसके रेफरेंस से एक पॉइंट आपको एग्जाम में टेस्टिंग या एफिशिएंसी के लिहाज से आपने अक्सर बच्चों ने नोट किया, अक्सर बच्चों ने सवालों में क्लियर भी कर लिया, कुछ बच्चों ने उसको पहली दफ़ा क्लास में सीख लिया होगा, लेकिन किसी बच्चे के अगर ज़हन में एम्बिग्युइटी है उसके लिए बता दूँ। हम जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं तो हमने एक आध सवाल ऐसा किया जिसमें इन दोनों कॉलम को हमने इकट्ठा कर दिया, 50,000 जमा 3,000 53,000 टोटल कॉस्ट इकट्ठी ले ली। और एक आध सवाल ऐसा भी है जिसमें हमने इसको 50,000 रखा, इसको 3,000 रखा, 2 अलग कॉलम में इनको ट्रीट किया। वजह क्या है, कब हम इकट्ठा करेंगे, कब अलग करेंगे? जब ये वाला मटेरियल भी प्रोसेस के शुरू में आएगा। ये तो प्रोसेस 2 के शुरू में आता ही है, क्योंकि जब तक ये आएगा नहीं प्रोसेस 2 शुरू नहीं होगा।
तो प्रोसेस 1 का मटेरियल जो है वो तो प्रोसेस के शुरू में आता है, प्रोसेस 2 स्टार्ट ही तब होगा जब ये मटेरियल मशीन में डालोगे। अगर इसके साथ ही ये मटेरियल भी डाल रहा है तो दोनों की कॉस्ट कटी कर दो। लेकिन ये मटेरियल बाद में डलता है जी, 50% जब प्रोडक्शन हो जाती है फिर ये मटेरियल डालते हैं, फिर इनको अलग-अलग रखो। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर ये मटेरियल इसके साथ शुरू में मशीन में डाल रहा है तो कॉस्ट भी इकट्ठी कर लो, एक ही ट्रीटमेंट कर दो इनकी। लेकिन ये मटेरियल बाद में ऐड हो रहा है, अक्सर क्वेश्चन हमने देखा था, एक जगह लिखा था क्वेश्चन में जी इंस्पेक्शन के बाद ये ऐड होगा, इंस्पेक्शन 80% पे होगी फिर ये ऐड होगा, तो इसका मतलब इसको अलहदा रखो, इसको इसके साथ मिलाना नहीं है। तो ये हम प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन में हमें ये चीज़ भी एक सामने नजर आती है प्रोसेस कॉस्टिंग में। अच्छा, फिर हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखा था। फुल यूनिट्स इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाते हैं। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जब आता है तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का मतलब है कि फुल यूनिट्स नहीं है, पार्शली कंप्लीट यूनिट्स हैं। पार्शली कंप्लीट यूनिट्स में हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट डालते हैं। वहाँ पे हमने कहा था जी 100 यूनिट्स अगर 50% कंप्लीट है तो इसका मतलब इन पर जो खर्चा लगा है वो 50 फुल यूनिट्स के बराबर है। 100 यूनिट्स पे हाफ काम हुआ, इसका मतलब 100 यूनिट्स पे हाफ काम करने में जो खर्चा लगा वो 50 फुल यूनिट्स के बराबर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम पार्शली कंप्लीट यूनिट्स को वैल्यू करते हैं। वो पार्शली कंप्लीट यूनिट्स क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के हैं या वो पार्शली कंप्लीट यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के हैं, उनकी वैल्यूएशन का असूल एक ही रहता है। पार्शली कंप्लीट यूनिट्स जहां पे आ जाएंगे हम वहां पे इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और फिर कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। यहां पे हम एक्सपेक्टेड आउटपुट की जाए इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट लेते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट से हम डिवाइड करते हैं इनपुट कॉस्ट को टू डिटरमिन कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से भी डील करने का सीखा था और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से डील करते हुए हमने दो प्रोसेस कॉस्टिंग में मेथड, जैसे जब भी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आता है दो इश्यूज हमारे सामने आ जाते हैं, दो पॉलिसीज हमारे सामने आ जाती हैं, F को एंड 5 को, हमने इनसे भी डील किया था प्रोसेस कॉस्टिंग में। मैं डायरेक्ट आपको एक फॉर्मेट का ओवरव्यू आपसे अगर शेयर कर लूँ, मैं कंप्लीट क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इसका फॉर्मेट का ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर किसी बच्चे के ज़हन में एम्बिग्युइटी है तो वो हमसे इसको क्लास में डिस्कस कर ले, हाईलाइट कर ले, कोई पॉइंट चाहते हैं तो कर ले। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको याद हो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम सबसे पहले ये कॉलम इस्टेब्लिश करते हैं, फिर यहां से जो हमें ये आउटपुट्स जो नज़र आ रही हैं, इन आउटपुट्स को लेके हम इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में आ जाते हैं और इन्हीं आउटपुट्स की बेसिस पे हम ये इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे हम आउटपुट में ले गए और इनमें ये यूनिट्स उठाए 3400 600 ये फुल यूनिट्स में फीड कर दिए। इसके बाद हम एफको की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो यूनिट्स फिनिश गुड में ट्रांसफ़र हो गए उन पे कितना काम हुआ और जो यूनिट्स क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, उसके हिसाब से हमने टोटल यूनिट्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स एलिमेंट वाइज कैलकुलेट कर लिए। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की कहानी है। फिर एवको में जैसे हमें पता है कि हम कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस प्लस कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड, यहां पे ख्याल रखना है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग में हम वर्किंग प्रोसेस अकाउंट से डील कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया जाएगा, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी दिया जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस चाहिए। यहाँ पे हमने फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं डालना है। यहाँ पे हमने, क्योंकि हम सारी वर्किंग हो रही है वर्क इन प्रोसेस की, हम जो अकाउंट बनाते हैं ये हमारा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट लिखा है, इस पे प्रोसेस अकाउंट हुआ है बट ये हमारा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। ठीक है, हम इसमें अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है हम उससे डील करने की बात कर रहे हैं। ये जो ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन है हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इससे डील कर रहे हैं। जो 800 यूनिट्स हैं 94 420 हैं। तो एनीवेज कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कॉस्ट फॉर द पीरियड टोटल कॉस्ट होगी। और ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए आपने मटेरियल के उससे डिवाइड किया, कन्वर्जन के उससे डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लॉस यूनिट्स होंगे तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स की सेल वैल्यू प्रोसेस कॉस्ट में से लेस की जाती है। टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू लेस की जाती है और वो लेस की जाती है मटेरियल के कॉलम में से। ठीक है जी, आपको मैंने शायद याद कराया, दिखाया, तवज्जो दिलाई हो।
आई कैप के किसी एक पास पेपर में शायद नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू को इसमें से लेस कर दिया गया है, दैट इज एन एरर। ठीक है, पास पेपर में एक सवाल मुझे याद पड़ता है ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू को कन्वर्जन कॉस्ट में से लेस किया गया है, दैट इज एन एरर। आई कैप के सोल्यूशन में वो एरर है। नॉर्मल लॉस यूनिट की सेल वैल्यू को हमने कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में इस वैल्यू में से लेस करना होता है। इस ये जो फॉर्मेट है इसमें वो लॉस यूनिट्स की सेल वैल्यू है नहीं, इसलिए यहां पर नजर नहीं आ रही है आपको। ये जनाब हमारी कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन, और इन दोनों को सम कर लें, ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट बन जाती है। और इसमें एक और तवज्जो दिला दूं कि अगर आपके इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में एबनॉर्मल गेन आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन आपका नेगेटिव फिगर के तौर पे शो होता है इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में। आपके अगर एबनॉर्मल गेन आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन आपका यहाँ पे नेगेटिव फिगर आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस है आउटपुट में, अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ रहा है तो वो पॉजिटिव फिगर के तौर पे आता है, वो ऐड होता है। याद रखिएगा एबनॉर्मल गेन के लिए कि भाई वो नेगेटिव जाता है हर कॉलम में। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट जब आ जाती है उसके बाद हमारी वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन एफको में नहायत सिंपल रहती है। जो यूनिट हमारे टोटल ट्रांसफर हुए हैं आउटपुट के 3400, ये टोटल के टोटल हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है उस पर वैल्यू हो जाते हैं। हमारी कॉस्ट पर यूनिट 119 जमा 97 है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स ये आ जाते हैं। और जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है उसको हम एलिमेंट वाइज वैल्यू करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 600 यूनिट का मटेरियल लगा है, 300 यूनिट की कन्वर्जन लगी है, तो 600 यूनिट्स को हमने इधर और 300 यूनिट्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ये हमारी कॉस्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन ये सम करके हमारी ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट आ जाती है। और यहाँ से अपना प्रोसेस अकाउंट हम कंप्लीट कर लेते हैं। एवको मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, एवको मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें अगर स्क्रैप वैल्यू आ जाए कैसे ट्रीट करना है, एबनॉर्मल गेन आ जाए कैसे ट्रीट करना है, मैंने डिस्कशन में आपको याद दहानी के लिए तेरे पर इस बात की। और आखिरी हिस्सा इसका वैल्यूएशन का होता है। किसी बच्चे के जहन में एवको से रिलेटेड डील करने में कोई क्वेश्चन, हम एक रीकैप ले रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को, जिसको हमने रेगुलर क्लास में तो 15-16 लेक्चर में कवर किया था। अब यहाँ पे हम इसको 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे इसके तमाम प्रिंसिपल्स को रीकैप रिव्यू कर लें, और शायद कोशिश करेंगे एक जो अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसमें जनरली बच्चों हमारा आप कह लें कि एग्जामिनर का फेवरेट एरिया का क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में कल। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फाइफो में वही सवाल यहाँ पे फाइफो में हुआ है, सिर्फ वैल्यूएशन का फर्क आ जाता है, बाकी सारा सवाल वैसे ही है। फाइफो में भी वही स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। फाइफो में एक चीज मैं आपको याद करा दूं, मैंने क्लास में ये वाला फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया हुआ है कि आउटपुट वही 3400 है लेकिन 2 हिस्से कर देते हैं। 3400 आउटपुट है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 600 है, सारा कुछ वैसे, सिर्फ इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। फाइफो मेथड के तहत इक्विवेलेंट यूनिट प्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन का एक अल्टरनेटिव फॉर्मेट भी है, और आपकी किताब में अक्सर सोल्यूशन उस अल्टरनेटिव फॉर्मेट पे हुए। मैंने जो इलस्ट्रेशन किया वो तो मैंने इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे की हुई है, लेकिन आपकी किताब के जो एग्जामिनर सोल्यूशन है उनमें एक अल्टरनेटिव फॉर्मेट भी है, तो आपने उस फॉर्मेट को सीखने की जरूरत नहीं है। आपने अपने तरीके से स्टेटमेंट बनानी है, और एज लॉन्ग एज आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स मैच कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी कि उसने ऊपर क्या किया, उसने क्या प्लस किया माइनस किया, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसमें फिगर्स ऊपर ये नजर नहीं आती, डिफरेंट नजर आती हैं, लेकिन एंड में आंसर आपका सेम मैच होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो आंसर मैच कर रहा है, यू शुड बी हैप्पी। आगे चलो, पीछे क्या किया एग्जामिनर ने उसको देखने की जरूरत आपको नहीं है। दैट इज आल्सो अप्रूव्ड मेथड, ठीक मेथड है लेकिन अल्टरनेटिव है। हर मेथड हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम हर मेथड वहां पे सीखते हैं जहां पे हमारे लिए कुछ में वैल्यू एडिशन हो, जैसे मैंने आपको रिपीटेडली कहा है, मैंने सीवीपी में आपको हर मेथड को अप्लाई करने की कहा कि ये भी सीखो, ए भी सीखो, बी भी सीखो, सी भी सीखो, एक काम को मल्टीपल मेथड से करना सीखो, बिकॉज दैट विल ऐड वैल्यू। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इससे हम नहीं सीखते हम। तो ये जनाब हमारा फाइफो का मेथड है। इसमें ये हेडिंग हम बदल देते हैं, परसेंटेज कंप्लीटेड इन करंट पीरियड। करंट पीरियड में इन 800 पे कितना काम हुआ। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस मतलब पिछले महीने इन पे काम शुरू हो चुका था, करंट पीरियड में इन पे कितना काम हुआ। तो जनाब मटेरियल लगा इनमें 0, कन्वर्जन 75 लगी, क्योंकि शायद पिछले पीरियड में कितना काम हो गया था 25%। इनमें 25% कन्वर्जन पिछले महीने लगी थी, मटेरियल पिछले महीने पूरा लग गया था। तो इस महीने कंप्लीट करने में हमने सिर्फ इन पे कन्वर्जन ऐड की, तो ये फिनिश गुड बन गए। ये तो है ही करंट पीरियड प्रोडक्शन, ये तो हमें फुली इसी महीने काम करना पड़ा।
और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। हमारी जम्पशन रहती है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी करंट पीरियड प्रोडक्शन से रिलेट करता है, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने से आया था, उसको फिनिश करके आगे भेज दिया, और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बचा है तो वो रिसेंट प्रोडक्शन में से बचा होता है, तो वो करंट पीरियड से बचा होता है, तो सारा काम करंट पीरियड में हुआ। इक्विवेलेंट यूनिट्स के बाद इसमें सिर्फ कॉस्ट फॉर द पीरियड लिया जाता है, एवको नहीं है भाई। एवको में कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी लाई जाती है, जहां पे सिर्फ कॉस्ट फॉर द पीरियड लिया जाता है और उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट ले लिया जाता है। और यहाँ पे भी कहानी सारी स्क्रैप वैल्यू की वही है, लॉस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप यूनिट्स आएगी, यहाँ पे लेस होगा। एबनॉर्मल गेन आएंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में नेगेटिव होंगे। अच्छा, जिसकी वैल्यूएशन में कुछ बच्चों के जहन में चैलेंज रहता है, यहाँ पे जो तो है ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, वो तो एलिमेंट वाइज आपने पकड़ा 600 यूनिट्स 125 के हिसाब से, 300 यूनिट्स ये 98 के हिसाब से, ये आपने रेट उठाए और ये मल्टीप्लाई किया, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, जैसे आपको में की थी। डिफरेंस रहता है यहाँ पे फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में जो आपने ट्रांसफ़र आउट किए। जिस तरह हम फाइफो में फिनिश गुड के दो हिस्से कर देते हैं 800 और 2600, इसी तरह वैल्यूएशन भी ऐसे ही 800 और 2600 के लिए अलग की जाती है। 2600 की वैल्यूएशन तो आसान है, क्योंकि 2600 तो सारी करंट पीरियड की प्रोडक्शन है। 2600 को करंट पीरियड की कॉस्ट से जो यहाँ से निकाली है से मल्टीप्लाई कर दो तो 2600 की कॉस्ट तो आ गई। बाकी रह जाती है इन 800 यूनिट की कॉस्ट, तो उसका तरीकाकार होता है कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट दीज यूनिट्स। तो भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में हमारी आ रही है वो ये है, और इनको कंप्लीट करने के लिए हमने काम कितना किया, 600 यूनिट कन्वर्जन लगाई 98 के हिसाब से, 600 यूनिट कन्वर्जन लगाई 98 के हिसाब से। लीजिए जी, ये पिछले महीने खर्चा लग गया था, ये खर्चा इस महीने लगाया, ये 800 यूनिट कंप्लीट हो गए, उनकी कॉस्ट आ गई 153, और बाकी 2600 यूनिट की कॉस्ट ये है, तो 800 जमा 2600 3400 यूनिट की कॉस्ट ये बन गई है, जो कि हमारे प्रोसेस अकाउंट में ये नज़र आ रही है जनाब, 3400 यूनिट की कॉस्ट ये नज़र आ रही है। सो फाइफो में हम जिस तरह इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में आउटपुट के दो हिस्से करते हैं, वैल्यू भी ऐसे दो हिस्सों में डिटरमिन की जाती है, करंट पीरियड की कॉस्ट अलहदा और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट की अलहदा। जी, एनी क्वेश्चन फाइफो में किसी बच्चे को रिकॉल करने में कोई दिक्कत, किसी एडजस्टमेंट, किसी कैलकुलेशन, किसी फॉर्मेट पे कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई सवाल करते हुए कोई चैलेंज आया हो? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने यहाँ पे फिर नॉर्मल लॉस के रेफरेंस से एक जो बात डिस्कस की थी कि हमें एग्जामिनर लॉस या गेन के लिए इंस्पेक्शन स्टेज का जिक्र कर देते हैं। अगर तो लॉस या गेन के लिए इंस्पेक्शन स्टेज का जिक्र नहीं है तो इट विल बी अंडरस्टूड कि जो लॉस हुआ है वो प्रोसेस के एंड पे हुआ है। क्वेश्चन में लॉसेस हैं लेकिन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का जिक्र नहीं है, तो हमारा अंडरस्टूड रहेगा का काम कि भाई इंस्पेक्शन प्रोसेस के एंड पे हो रही है, प्रोसेस के एंड पे इंस्पेक्शन हो रही है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस यूनिट भी हर लिहाज से 100% कंप्लीट है। और इस केस में हमें याद रखना है कि हम हमेशा एग्जामिनेशन में जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे मेजर करते हैं। हम हमेशा इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे मेजर करते हैं। एग्जामिनर की लैंग्वेज में इनपुट का मतलब ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स होता है। और अगर आपकी इंस्पेक्शन प्रोसेस के एंड पे है, क्वेश्चन ने बता दिया एंड पे है या क्वेश्चन साइलेंट है, उस सूरत में भी एंड अज्यूम करते हैं, तो आपके इंस्पेक्टेड यूनिट्स ऐसे मेजर किए जाते हैं। वेरी सिंपल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, दैट्स इट। अगर इंस्पेक्शन प्रोसेस के एंड पे है, ये सिंपल इक्वेशन है, कोई लंबी चौड़ी थॉट प्रोसेस नहीं है इसमें। इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकल आते हैं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स मिल गए इनटू परसेंटेज, नॉर्मल लॉस आ गया। लेकिन अगर आपको इंस्पेक्शन स्टेज गिवन हो 70% है, 80% है, उस केस में फिर आपकी इंस्पेक्टेड यूनिट्स की इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमने मल्टीपल एक्टिविटीज की क्लास में की हुई हैं। फार्मूला बन जाता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्टेड इन द करंट पीरियड। यहां पे था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सारे यूनिट्स ले लो, यहां पे नहीं, सिर्फ वो यूनिट लो जो करंट पीरियड में इंस्पेक्ट हुए, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द करंट पीरियड, इंट्रोड्यूस्ड इन द करंट पीरियड, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नॉट इंस्पेक्टेड। अगेन यहां पे था सारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर दो, यहां पे सारे नहीं माइनस करने, सिर्फ वो माइनस करने हैं जो इंस्पेक्ट नहीं हुए। ठीक है जी,
तो अगर हमें इंस्पेक्शन स्टेज 50, 60, 70, 80% दी जाएगी तो हम इस इक्वेशन से इंस्पेक्शन यूनिट्स निकालते हैं, और अगर मैं इंस्पेक्शन स्टेज गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करें एंड पे है, एंड पे इंस्पेक्शन स्टेज हो तो फिर इस फार्मूले से इंस्पेक्शन यूनिट निकालते हैं। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन मैं चाहता हूं रिवीजन के तौर पर फटाफट इसके जरा मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं जरा। ये आपके पास डिफरेंट ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, और ये इंस्पेक्शन ये गिवन है आपके पास। इसके मुताबिक हर पार्ट के लिए 4 पार्ट्स हैं। ये क्लास में हमने ये एक्टिविटी की हुई है, लेकिन रिवीजन के लिए जरा थॉट प्रोसेस इस इक्वेशन को सामने रखते हुए ये सवाल हल कीजिए। रट्टे के सर पे नहीं करना, इस इक्वेशन के सर पे ये सवाल हल करना है जी। इक्वेशन को पढ़ते हुए ये कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, इक्वेशन को सामने रखते हुए प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए और देखिए आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। इक्वेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2 एंड 3, और यहाँ पे वही 3 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर पार्ट में मैंने तीनों कंपोनेंट्स को अलग-अलग आपके सामने रख दिया है। आप उससे मैच करके अपना आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। मेक श्योर बेटा कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आएँ और उनको आप रिटेन कर पाएँ। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, फिर थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। एग्ज़ाम में एक बड़ा फ्रीक्वेंट हमें क्वेश्चन जो आता है, हमें डिफरेंट वर्किंग्स बनाने को कहा जाता है और कहा जाता है मल्टीपल क्वेश्चन मैंने दिले हैं
कि गेन्स एंड लॉसेस की काउंटिंग एंट्रीज पोस्ट कर, जर्नल एंट्रीज पोस्ट करके दिखाई है। तो ये मैंने सैम्पल सेट ऑफ एंट्रीज़ आपके सामने मेंशन की हैं कि अगर जिस तरह का एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अगर हमें एबनॉर्मल लॉसेस और गेन्स की एंट्रीज कहा जाए जिसमें एबनॉर्मल लॉस है, तो हमारी एंट्री एबनॉर्मल लॉस डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये पहली एंट्री होती है। और ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कहाँ से आएगी? इक्वलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और फिर वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। वो 3 स्टेप्स है आपको, जहाँ से फिनिश गुड्स से, जहाँ से वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू मिलती है, वहीं से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को आप इस तरह पोस्ट करते हो, डेबिट एबनॉर्मल लॉस, क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। फिर नॉर्मल लॉस की एंट्री आती है डेबिट स्क्रैप क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस, और ये एंट्री सिर्फ उस सूरत में आएगी जब लॉस यूनिट्स सेलेबल है। अगर लॉस यूनिट सेलेबल नहीं है तो ये एंट्री सारी बात स्किप हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्रैप टू वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस यूनिट्स की एंट्री यहाँ पे आती है। देन एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को स्क्रैप अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है सेल वैल्यू पे। डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री, क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे डेबिट किया गया, फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को रिड्यूस किया गया स्क्रैप वैल्यू से। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस में जो नेट फिगर बची वो इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर दी जाती है। डेबिट इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो जाता है। नेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। ये हमारा एक्चुअल लॉस है जो पीएनएल को चार्ज होता है। बनाने में खर्चा कितना लगा, उसमें से रिकवरी कितनी होगी, एक्चुअल लॉस हमारा कितना हुआ, इनकम स्टेटमेंट को चला गया। और इसके बाद आखिरी एंट्री हमारी रहती है कि स्क्रैप अकाउंट में कुछ ये यूनिट गए थे, कुछ ये यूनिट गए थे। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स और नॉर्मल लॉस की यूनिट्स, ये सारे के सारे यूनिट यहाँ से हम फॉर कैश बेच देते हैं। ये हमारी स्कीम ऑफ एंट्रीज है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस के साथ। और सिमिलर स्कीम ऑफ एंट्रीज यहाँ पे एबनॉर्मल गेन के साथ भी आपके सामने नजर आ रही हैं आपको जी। अगर एबनॉर्मल गेन हो तो एंट्रीज क्या होती हैं? बिल्कुल मिरर हो गया। डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट एबनॉर्मल गेन रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। ये एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यूएशन जैसे एबनॉर्मल लॉस की हुई थी वैसे इसकी हुई है, उसी तरह रिकॉर्ड हो गया। फिर नॉर्मल लॉस यूनिट वैसे ही स्क्रैप अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर एबनॉर्मल गेन यूनिट्स भी स्क्रैप अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं, याद है ना? डेबिट एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट स्क्रैप अकाउंट। देन एबनॉर्मल गेन की जो नेट अमाउंट है वो एज गेन इनकम को चली जाती है कि आपने एबनॉर्मल गेन ये क्रेडिट किया था, इसमें से ये गेन आपने रिड्यूस कर दिया स्क्रैप वैल्यू से, जो नेट अमाउंट बची वो आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हो यहाँ से। और आपके पास फिर एक्चुअल लॉस यूनिट्स जो बचते हैं स्क्रैप अकाउंट में, उनको आप अगेंस्ट कैश बेच देते हो। तो ये अब नॉर्मल गेन के साथ स्कीम ऑफ एंट्रीज हैं। हमें पास्ट पेपर में कई सवाल नजर आए जिसमें वो कहता है लॉसेस एंड गेन्स की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज दिखाइए। तो ये यूजुअली जर्नल एंट्रीज हैं जो हम पास कर रहे होते हैं, जो पास्ट पेपर में हमें नजर आती हैं। जी बेटा, किसी बच्चे के जहन में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जो यहाँ तक हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग पे बात हुई, हमने कोई एक्सटेंडेड प्रोसेस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड हमने तकरीबन सारे प्रिंसिपल्स जो हैं मुझे लगता है रिकॉल किए। नहीं, एक सिर्फ रीवर्क का प्रिंसिपल रह गया है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में देखते हैं। किसी बच्चे के जहन में इन बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, स्क्रैप वैल्यू, डिस्पोजल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्रीज प्रेजेंट करना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी शेड्यूल। ये जो मैंने कहा था छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों का मतलब पता हो, इन सब चीज़ों को हमें परफॉर्म करना आता हो, और यही डिफरेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक जो स्टेप्स हैं, इनको मिला के ही कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हमारा बन रहा होता है, जो कि हमने क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस की है। जैसे मैंने कहा कल भी हम एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एक एग्जामिनर के एक फेवरेट एरियाज में से है। जी कोई सवाल? जी बेटा बना ले बेटा, यहाँ से क्या तेरे सामने अकाउंट बना, सारी एंट्रियाँ पोस्ट कर, बनाओ टी अकाउंट, जरा बोले कुंडा खोले, मसला क्या है? लेजर अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट में एंट्रियाँ पोस्ट कर देनी। बना अकाउंट बना, मेरी चकना देख। जी बेटा, जिस चीज़ के ज़हन में डाउट है सारे बेटे बना लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अगर आपके ज़हन में डाउट, ये बेटा ये प्रैक्टिस ज़हन में रखें, जिस चीज़ के बारे में डाउट आए उसको हाथ से गुजारो, डाउट लेके कभी भी कैरी ना करो।
एबनॉर्मल गेन के अकाउंट हमने एग्जामिनेशन में क्लासरूम में इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चंस में बेतहाशा दफ़ा बनाए हुए हैं, इसलिए मेरे ज़हन में भी नहीं था कि ये डाउट किसी बच्चे के ज़हन में एबनॉर्मल गेन के अकाउंट के बारे में होगा। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट एनी स्टेटमेंट और फॉर्मेट और कैलकुलेशन, यू मस्ट परफॉर्म इट ऑन योर ओन। अपने हाथ से गुजारोगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। बोर्ड पे तो मैं तो सैकड़ों दफ़ा बना के आपको दिखा चुका हुआ हूँ, मैं एक दफ़ा और बना दूंगा, मेरा कोई हर्ज नहीं है, मुझे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन असल चीज़ है आपको कॉन्फिडेंस तब आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिमाग में चीज़ें तब सेटल डाउन होती हैं जब आप चीज़ें आपके हाथ से अपने हाथ से गुजरती हैं। जी आपका अब नॉर्मल गेन अकाउंट है, 3 एंट्री आ रही थी ना, ये आपका अब नॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट किया, वर्क इन प्रोसेस है। ये आपका अब नॉर्मल गेन अकाउंट में डेबिट आया स्क्रैप इन्वेंट्री से, और उसके बाद ये अब नॉर्मल गेन में डेबिट आया इनकम स्टेटमेंट से। दैट्स इट, इसके आगे तो अब नॉर्मल गेन है ही नहीं। तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में ये 3 एंट्रियाँ आपकी इस केस में नज़र आ रही हैं, और ये एंट्री हम बात कर चुके हैं तभी आती है जब आपका स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस्ट यूनिट्स है। जब लॉस यूनिट की स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो ये एंट्री आपके पास नहीं आएगी। हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी यहाँ पे बना लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो पिछले स्लाइड से हमारा बनता है। पहली एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट आ रही है वर्क इन प्रोसेस से, सो वर्क इन प्रोसेस से डेबिट आ गई। दूसरी एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट आ रही है स्क्रैप इन्वेंट्री से, स्क्रैप इन्वेंट्री कह लीजिए, स्क्रैप अकाउंट कह लीजिए, एक ही बात है। और तीसरी एंट्री एबनॉर्मल लॉस में फिर ये क्रेडिट आ रही है इनकम स्टेटमेंट से, ये लॉस है हमारा। ये हमारा पीएनएल में लॉस जा रहा है, ये पीएनएल में हमारी इनकम जा रही है। अब नॉर्मल गेन से इनकम जाती है पीएनएल में क्रेडिट जा रही है, ये पीएनएल में डेबिट जा रहा है, लॉस जा रहा है हमारा। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन किसी? जी बेटा, बेटा प्रोडक्ट तो आपकी बेसिकली एक ही प्रोडक्ट बन रही है ना, आप देख, और वो प्रोडक्ट आपकी प्रोसेस 2 के एंड पे निकल बेटा देखें, नहीं आप देखें, प्रोडक्ट आपकी एक बन रही है, एक से ज़्यादा बन रही है। प्रोसेस 1 से प्रोडक्ट नहीं आ रही, प्रोडक्ट वो होती है जो सेलेबल है। प्रोसेस 1 से पार्शली कंप्लीट मटेरियल आ रहा है आपका, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। मैं बल्कि वो स्लाइड खोल लेता हूँ जिसमें हमने 2 प्रोसेसेस बनाए हुए थे हमने। देखो ना, ये आपका प्रोसेस बना हुआ है। अब यहाँ से सिर्फ आउटपुट प्रोसेस 2 को ट्रांसफर होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आउटपुट हो सकता है ए हो जाए और आउटपुट बी हो जाए, दो भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो बेसिकली इनपुट है, ये सारी इनपुट है, इससे 2 आउटपुट आ गए। ये जॉइंट कॉस्ट है, आउटपुट 2 आ गए। तो जॉइंट कॉस्ट का सवाल, जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन बन गया ना आपका, कि ये जॉइंट कॉस्ट है और ये आके आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स बन गई, ए और बी। ये नंबर आपका कुछ यहाँ पढ़े कुछ यहाँ पढ़े, ये जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल है। पीछे से प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, पीछे से मटेरियल आ रहा है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट, याद है ना स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बनी है, ये प्रोडक्ट्स बनी है। इससे पीछे प्रोडक्ट नहीं है, इससे पीछे सिर्फ मटेरियल है। मटेरियल यहाँ से निकला, इधर आ गया, इधर इसमें मजीद काम हुआ, ये प्रोडक्ट्स बन गई। प्रोडक्ट्स प्रोसेस 2 के एंड पे बन रही हैं। ठीक है बेटा? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड? हमारी स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है उसको लेके काफ़ी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने रिवाइज किया। किसी टॉपिक को लेके, किसी कैलकुलेशन को लेके कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में? अच्छा, एक हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जो
टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, अभी तक किसी एग्जाम लेवल में टेस्ट नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, वो रीवर्क कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। रीवर्क कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपने इंस्पेक्शन की, कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स निकल आए, उसमें कुछ नॉर्मल लॉस भी है, कुछ एबनॉर्मल लॉस भी है। रीवर्क का मतलब उन डिफेक्टिव यूनिट्स पे कुछ मजीद खर्चा लगा के उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने डिस्कस किया था जहां पे रीवर्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसको रीवर्क कॉस्ट भी कहा जा सकता है, इसको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी कहा जा सकता है। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट या रीवर्क कॉस्ट का मतलब डिफेक्टिव यूनिट्स पे खर्चा लगा के उनको दुरुस्त कर देना। जब ऐसी सूरत होती है तो फिर हमने कहा था पर हमारा फिर लॉस कोई नहीं होगा, मींस देयर विल बी नो लॉस यूनिट्स। जितने भी लॉस यूनिट्स हैं वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएंगे एडिशनल खर्चे के साथ। हमने जितनी इनपुट होगी उतनी ही आउटपुट होगी, आउटपुट प्लस वर्क इन प्रोसेस मिला लें, लॉसेस कोई नहीं होंगे। इन शॉर्ट, ना नॉर्मल लॉस होगा ना एबनॉर्मल लॉस होगा। सो जितने इनपुट डेबिट साइड पे यूनिट्स आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस मिला के बराबर हो जाएंगे। लॉसेस ना नॉर्मल ना एबनॉर्मल। एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया था कि रीवर्क कॉस्ट जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स की है वो हम प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। नॉर्मल लॉस, हम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैथमेटिकली हम कॉस्ट की तकसीम के लिए कैलकुलेट करेंगे हम कि भाई नॉर्मल लॉस यूनिट्स हमारे बनते कितने थे। हुआ नहीं है, हमने उसको दुरुस्त कर लिया। बनते कितने थे, एबनॉर्मल लॉस यूनिट बनते कितने थे, दुरुस्त हमने सबको कर लिया है। लेकिन नॉर्मल लॉस को दुरुस्त करने में जो खर्चा लगा वो प्रोसेस अकाउंट को डालते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस को दुरुस्त करने पे खर्चा लगा वो लॉस फ्रॉम एबनॉर्मल रीवर्क अकाउंट, एक अलग अकाउंट चार्ज बनाते हैं जो फिर अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट पीएनएल को चला जाता है। अब इसको रीवर्क करने में मटेरियल भी इस्तेमाल हो सकता है, लेबर भी इस्तेमाल हो सकता है, कैश एंड पेबल भी हो सकता है, कोई भी हेड हो सकता है। क्रेडिट कहाँ जाना है इसका हमें नहीं पता, हम डेबिट पे फोकस कर रहे हैं। डेबिट रीवर्क कॉस्ट का कहाँ पे जाता है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रीवर्क कॉस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, जो कि अनटेस्टेड है। अभी तक पास पेपर में मुझे नहीं याद कि रीवर्क कॉस्ट पे सवाल आया हो, इसीलिए यहाँ पे फिर मैं तवज्जो ला दूँ, रिवीजन ज़रूरी है भाई। पास पेपर क्वेश्चन करोगे तो रीवर्क कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं रहेगा। इस पर मैंने एक छोटी सी आपको क्लास में इलस्ट्रेशन भी बना के दी थी, ताकि रीवर्क कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को आप अपनी नज़र से देख भी लो कि भाई कैसे काम हो रहा है, स्पेशली इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। भाई लॉस ज़ीरो होगा यहाँ पे। हम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स मेजर ज़रूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। यूनिट्स हमारे प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के नहीं आते, क्योंकि वो सारे यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं रीवर्क के खर्चे के बाद। जी, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? प्रोसेस कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमने देखे, हमें पास पेपर क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड नज़र आते हैं, जो कि FIFO, EFCO, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, इन चीज़ों को मिला के बनते हैं। स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल कॉस्ट को मिला के बनते हैं, इन कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं पास पेपर में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स को लेके। दोनों तरह के सवाल एग्जामिनेशन में हमें नज़र आते हैं। हमें दोनों तरह के सवालों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के सवाल थोड़े रिलेटिवली ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, स्पेशली एग्जामिनर जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में, अगर आपको याद हो तो वो 2 प्रोसेस अकाउंट्स बना देता है और फर्दर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट डाल देता है, जिससे जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करने के लिए जो NRV है वो चैलेंजिंग हो जाती है। इस तरह के हमने क्लास में 2 कुछ सवाल किए भी हुए हैं और ऐसे भी 1-2 सवाल हैं जो हमने नहीं किए हुए। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट जो मैं जॉइंट बाय प्रोडक्ट का आपसे शेयर, जिस पे तवज्जो दिला रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पे मैं पास पेपर में पिछले को 8-10 साल में कम से कम 4-5 सवाल, 6 सवाल आए हुए हैं। इट मीन्स दिस इज़ अमंग्स्ट द वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर, क्योंकि इस एरिया में जनरली एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट फंसता है, स्टूडेंट को चैलेंज आता है। तो जिस एरिया में मैं आपको बता चुका हूँ एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने की एक मेजर वजह तो ये है कि भाई हम आइडेंटिफाई कर सके स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं, हम गलतियों से बचें। लेकिन दूसरी मेजर वजह यह है कि जिस एरिया में एग्जामिनर देखता है स्टूडेंट का पास रेट लो है, जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक पे स्टूडेंट का पास रेट लो है, जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक पे स्टूडेंट की गलतियां बेतहाशा हैं, उस टॉपिक के रीअपेयर होने के, जल्दी रीअपेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब
पिछली टाइम में से स्प्रिंग 25 का कमेंट देखो, स्प्रिंग 25 में कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आया जिसमें एग्जामिनर कह रहा हो, मतलब बस गालियां ना निकाली उसने बच्चों को आगे सब कुछ कह दिया हो, तो समझ लो कि सवाल फिर दोबारा आने वाला है उस टॉपिक पे, या उससे मिलता जुलता सवाल दोबारा आने वाला है। तो इसलिए आपको एग्जामिनर कमेंट्स पे तवज्जो दिलाई जाती है कि उसको देखो, ताकि जो स्टूडेंट्स की गलतियां हैं वो गलतियां हम रिपीट ना करें। और जहाँ पे एग्जामिनर ने स्टूडेंट का पास रेट बहुत लो देखा, उसके लिए एग्जामिनर ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है कि पास रेट लो होने की वजह बच्चे की सिलेक्टिव स्टडी है, और सिलेक्टिव स्टडी से जान छुड़ाने का तरीका क्या है, कुछ टॉपिक को बार बार टेस्ट किया जाए। तो इसलिए हम कहते हैं एग्जामिनर कमेंट्स को देखा जाए। और जॉइंट बाय प्रोडक्ट ऐसा एरिया है जिसमें एग्जामिनर देखते हैं जनरली बच्चों को चैलेंज आ रहा है, इसलिए बार बार ये रिपीट होता है। मल्टीपल क्वेश्चन पे पास पेपर में आए हुए हैं, जैसे मैंने कहा 2 क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में है कि मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इन आवर बुक। हमारी बुक में क्वेश्चन 8 है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का है, जिसमें यही जॉइंट बाय प्रोडक्ट का एरिया है और कुछ चैलेंजिंग बातें हैं उसमें, वो इंशाल्लाह मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा। आज हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम अभी है तो देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये वो एरिया जिसमें काफ़ी बच्चे चैलेंज फेस करते हैं। इवन मुझे लगता है शायद सोल्यूशन में भी ठीक है या कोई गलत है, मुझे अब याद नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्लास में डिस्कस नहीं ना किया था, रूटीन में होम असाइनमेंट में दिया था। आप ये क्वेश्चन या किसके अलावा कोई और क्वेश्चन जिसमें आपको चैलेंज आओ, जो आप चाहते हो डिस्कस किया जाए? जी, कोई क्वेश्चन जो आप रिकमेंड करना चाहते हो कल हम डिस्कस करें, जिसमें आपको लगा हो कि आपको घर पे करने में चैलेंज आया था? क्वेश्चन नंबर 15, ये तो हमने क्लास में किया नहीं हुआ, ये तो किया हुआ क्लास में हमने। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जो हमने क्लास में ना किया और आपको लगा हो कि इसमें अगर हमें डिस्कशन क्लास में हो जाए तो वो हमारे लिए यूज़फुल रहेगी। ये क्वेश्चन होता था खैर, वो शायद फिर चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 या कोई और सवाल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जॉइंट प्रोडक्ट के एंगल से ही इस पर हम बात करें, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग एरिया है जिसपे हमें इशू आता है जनरली बच्चों को, जिसको बच्चे अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए आज से क्वेश्चन नंबर 8 वो क्वेश्चन था जो हमने क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ, बच्चों ने असाइनमेंट में इसको अटैम्प्ट किया होगा, कुछ बच्चों ने मुझसे इस पर इशूज़ भी डिस्कस किया था, इसलिए मेरे ज़हन में था कि इसमें बच्चों को कुछ चैलेंज आया था, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था। मैं देख लूँगा इसके अलावा को मुझे इस एरिया पे सवाल नजर आया उसको, नहीं तो हम इस सवाल को कल डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू, उसके प्रिंसिपल की बात और एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, जैसे प्राइमरली मेरे में फिलहाल क्वेश्चन 8 ही है, इस पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे, और फिर परसों आपका इस एरिया पे टेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे जॉइंट बाय प्रोडक्ट के एरिया पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।